नमस्कार। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ कि शिवसेना के विधायकों ने ईवीएम के विरोध में विधानसभा में शपथ लेने से इनकार कर दिया। आज महाविकास आघाडीने हा निर्णय घेतला की आजच्या दिवसासाठी आम्ही जी आमदारांची शपथ असते ती घेतलेली नाहीये, निषेध म्हणून। उद्धव गुट वाली शिवसेना के पास 20 विधायक हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में पहली बार है जब किसी पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर विधानसभा में शपथ लेने से इनकार कर दिया हो। अमृतकाल में न जाने क्यों हर तरफ इतना अंधेरा छाता जा रहा है कि बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। महाराष्ट्र के माकरवाड़ी गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि कैसे उनके वोट महायुति में चले गए जिन्होंने उनको वोट ही नहीं किया था। ये चेक करने के लिए गांव के लोगों ने अपना खुद का पोलिंग बूथ बना लिया और वोटों की धांधली चेक करने के लिए बैलेट से एक मॉक चुनाव करने की ठान ली। अब इसका पता चुनाव आयोग को चल गया, पुलिस को लग गया, सरकार को भी लग गया। तो भाई हुआ ये कि गांव की पोलिंग बंद करा दी गई, धारा 144 लागू कर दी गई, जबकि इसमें न सरकार से कोई मदद मांगी गई न पैसे मांगे गए। लेकिन ईवीएम से कितनी धांधली की गई ये चेक करने के लिए जब गांव वालों ने अपने खर्च पर बैलेट से मॉक वोटिंग करने का मन बना लिया तो वोटिंग पुलिस ने रुकवा दी। ये कैसा डर है भाई? ईवीएम पर आज की तारीख में किसी दल को भरोसा नहीं है। वोटर तक को नहीं मालूम है कि वोट कहां जा रहा है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की तरह ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकालने की बात कह दी है। अखिलेश यादव संसद में बोल चुके हैं कि चाहे वो 80 की 80 सीटें जीत जाएं, फिर भी वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। मायावती जी ने भी यहां तक कह दिया कि जब तक ईवीएम है तब तक वो उपचुनाव लड़ेंगी ही नहीं। अब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने भी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके अपने विधायकों को विधानसभा में शपथ नहीं दिलाई गई। दोस्तों, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक और प्रयोग चल रहा है और ये प्रयोग एकनाथ शिंदे को जल्द ही बर्फ में लगाने जैसा चल रहा है। दोस्तों, आप देखिए कि क्या ये केवल संयोग है कि जब साल 2019 में अजीत पवार फडणवीस के साथ सुबह सुबह ही शपथ ले लेते हैं तो उनके ऊपर चल रही नो एंटी करप्शन जांचें बंद कर दी जाती हैं। क्या ये केवल संयोग है कि बीजेपी से अपने ऊपर चल रहे केसेस हटवा करके 3 दिन के भीतर ही अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं? क्या ये केवल संयोग है कि फडणवीस का साथ छोड़ने के बाद 2021 में मोदी की इनकम टैक्स ने अजीत पवार की 1000 करोड़ की संपत्ति सीज कर ली? क्या ये केवल संयोग है कि तीसरी बार बीजेपी के साथ आते ही डेप्यूटी सीएम की शपथ लेने के 2 दिन के भीतर ही अजीत पवार की जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश आ गया? ये संयोग नहीं हो सकता। 2021 में अजीत पवार की जो बेनामी संपत्ति जब्त की गई थी उसमें 400 करोड़ से ज्यादा मार्केट वैल्यू की जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री थी। साउथ दिल्ली में स्थित 20 करोड़ रुपए का फ्लैट था। पार्थ पावर का निर्मल ऑफिस था, इसकी कीमत 25 करोड़ रुपए थी। गोवा में 250 करोड़ रुपए का निलय रिजॉर्ट था। पुणे, मुंबई समेत महाराष्ट्र की 27 अलग अलग जगहों पर जमीनें थी। बीजेपी सरकार ने अजीत पवार को यह दिखा दिया कि बीजेपी के साथ रहने पर उनके कैसे केसेस हट जाते हैं और दूर जाने पर कैसे केसेस लाश दिए जाते हैं। ये अजीत पवार को खुली धमकी है कि अगर वो भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश लेकर इंडिया गठबंधन के साथ जाने का सोचते भी हैं या फिर कुछ ऊंच नीच करने की कोशिश करते हैं तो जो लोग केस हटवाना जानते हैं, जो लोग संपत्ति सीज करवाना जानते हैं, वो केस लगवाना भी जानते हैं और छापे मरवाना भी जानते हैं। विपक्ष इस 1000 करोड़ की संपत्ति रिलीज करने को अजीत पवार की लॉयल्टी के इनाम के तौर पर देख रहा है। बीजेपी अजीत पवार को अपने लिए शिंदे से बड़ा साथी बनाना चाहती है। इसके पीछे एक कारण भी है। शिंदे और बीजेपी का लगभग एक जैसा वोट बैंक है, यानी कोर हिंदू या मराठा वोट बैंक। शिंदे और बीजेपी हिंदू वोट का आपस में ही बंटवारा करते हैं। बीजेपी का वोट शिंदे के साथ रहने से बढ़ता है, जबकि अजीत पवार के साथ मुस्लिम वोट जुड़ता है। अजीत पवार के साथ रहने से बीजेपी को मजबूती मिलती है। बीजेपी इस बात को कहती भी है कि 2029 में वो अपने दम पर सरकार बनाएंगे। अपने दम पर सरकार बनाने का सपना शिंदे को साथ में रखकर कभी पूरा नहीं होगा। झौवा भर वोट शिंदे और बीजेपी में बंटकर पौवा भर रह जाते हैं। बीजेपी जब अपने दम पर सरकार बनाने के माइंड मेकअप के साथ उतरेगी तो फिर अपने साथ अपने ही हिंदू वोट काटने वाली शिवसेना को वो बर्दाश्त नहीं करेगी। शिंदे या तो कमजोर होकर बीजेपी के साथ रहें तो रह पाएंगे या फिर अजीत पवार के पीछे खड़े होना स्वीकार करेंगे
तो रह पाएंगे। शिंदे को उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना बीजेपी कभी भी बनने नहीं देगी। यही वजह है कि अजीत पवार को तो उनका मनपसंद वित्त विभाग मिल रहा है, अजीत पवार के केस भी माफ हो रहे हैं, लेकिन शिंदे को गृह विभाग नहीं दिया जा रहा है। शिंदे को शहरी विकास और राजस्व मंत्रालय में ही निपटाया जा रहा है। फडणवीस कहते हैं कि वो गृह विभाग अपने पास ही रखेंगे। मूल रूप से हमको लगता है कि गृह विभाग हमारे पास रहना चाहिए और हमेशा हमारे साथ रहा हुआ है। और विशेष रूप से क्या होता है, वैसे तो हम तीनों साथ में ही है, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। नक्सल की समस्या है, मुंबई जैसा एक शहर है जो मैं ऐसा मानता हूँ बहुत वल्नरेबल शहर है, एक प्रकार से आर्थिक राजधानी है, तो इसलिए आसान होता है। ईवीएम से मिला हो या जनता से, दोस्तों महाराष्ट्र में महायुति को स्थिर सरकार चलाने के नंबर तो हैं, लेकिन फिर भी सरकार के भीतर मंत्रालयों को लेकर झगड़ा है। महायुति में अजीत पवार जितना ज्यादा बीजेपी के कृतज्ञ होंगे, अजीत पवार जितना फडणवीस के करीब होंगे, शिंदे की राह में उतने ही कांटे बिछते चले जाएंगे। अभी मंत्रालय की लड़ाई है, आगे कामकाज की लड़ाई होगी। शिंदे कामों पर अपना ठप्पा लगाना चाहेंगे और फडणवीस अपनी भूमिका को प्रमुखता से दिखाएंगे। इसीलिए जानकार ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से लड़ाई शांत नहीं बल्कि शुरू हो गई है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।